सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवादनी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का लेक्चर सीरीज। उसी के रिगार्डिंग आज हम फर्स्ट पीपीटी या फिर फर्स्ट क्लास जो है वो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, ठीक है। इस सब्जेक्ट में एग्जाम पैटर्न जो रहेगा 2025 में वो कुछ इस तरह का रहेगा कि जो ड्यूरेशन रहेगी फाइनल एग्जामिनेशन की वो आपकी रहेगी 3 घंटे की, ठीक है। अगर आपके आते हैं लॉन्ग आंसर्स तो उसमें आपको 7 में से 6 करने होते हैं, ठीक है, जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर्स जिसमें से कि आपको 11 में से 10 करने होते हैं, ठीक है, वो भी 30 मार्क्स के होते हैं, तो ये हो गया आपके 60 मार्क्स। इसके साथ आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसमें आपको 20 के 20 करेक्ट करने पड़ते हैं, वो हो गए 20 मार्क्स के। तो 30 30 20 हो गए 80, मतलब टोटल रहता है आपका 80 मार्क्स का पेपर। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, फिलअप्स भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकते हैं या सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। इसके बाद हम लोग एक बार सिलेबस को ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा सब्जेक्ट तभी समझ में आएगा जब हमें सिलेबस क्लियर होगा, ठीक है। तो सिलेबस में से सबसे पहले यूनिट नंबर 1 या फिर अगर चैप्टर नंबर 1 अगर हम कहें तो उसमें हमें जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं लॉ के, हिस्ट्री पढ़नी है, एक्ट्स पढ़ने हैं ड्रग्स और फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आपको एक्ट यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला एक्ट आपको पढ़ना है फार्मेसी एक्ट 1948 और उसके रूल्स। इन एक्ट में भी आपको मेन चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि आपको पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, डेफिनेशंस पढ़नी है, पीसीआई के बारे में पढ़ना है, जैसे हम कहते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, कैसे बनी, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या क्या उसके एजुकेशन रेगुलेशंस हैं, स्टेट और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से ऑफेंसेस है, मतलब गुनाह हो जाते हैं, और कौन से ऑफेंस के लिए कौन सी पेनल्टी लगती है, ये सब हमको पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस 2015 के बारे में। ये यूनिट नंबर 2 में आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। यूनिट नंबर 2 के बाद नेक्स्ट एक्ट आता है चैप्टर 3 में हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो आया था 1940 में वो पढ़ना है, रूल्स 1945 में वो पढ़ने हैं, और इसमें क्या क्या नए अमेंडमेंट मतलब क्या क्या चीज़ें नहीं न्यू जुड़ी हैं वो हमको पढ़नी है। इस पूरे एक्ट के हमको पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस, क्या क्या लीगल डेफिनेशंस हैं हर शेड्यूल्स की, वो पढ़नी है। फिर हमको पढ़ना है ड्रग्स का इंपोर्ट कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स की क्लासेस हैं और कॉस्मेटिक्स हैं जिनका इंपोर्ट जो है प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब जिस पे रोक लगी हुई है कि वो इंपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जिसको आप लाइसेंस या परमिट अगर आपके पास है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, वो सारी ड्रग्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में ही थर्ड पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, आपको पढ़ना है, ठीक है, कि कौन सी ऐसी ड्रग्स है जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब रुका हुआ है, ना आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो ना आप उसको सेल कर सकते हो, उन ड्रग्स की कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो पढ़ेंगे कि आपको लाइसेंस कैसे मिल सकता है, कौन से लाइसेंस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है ना, अगर किसी को ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करना है, अपनी इंडस्ट्री खोलनी है, उसको लाइसेंस चाहिए, तो उस लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होंगी वो पढ़ेंगे, ठीक है। आप कौन कौन सी ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो टेस्टिंग के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, कोई न्यू ड्रग है, इन सारी ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लोन लाइसेंस कैसे मिलता है, रीपैकिंग लाइसेंस कैसे मिलता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आते हैं आपके शेड्यूल्स, तो कुछ स्पेसिफिक शेड्यूल्स के बारे में हमको पढ़ना है, जैसे C1 G H1 K P M N X Y, किसी भी पर्टिकुलर शेड्यूल के बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये शेड्यूल्स जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस यूनिट में से। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, सेल ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की सेल कैसे होती है, उसमें से होल सेल क्या होता है, रिटेल सेल क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होता है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं आपको अपने फार्मेसी में, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग और सेल इंडिया में प्रोहिबिटेड है, आप इंडिया में ना उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हो ना सेल कर सकते हो, वो पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स,
जो एक्ट और जो रूल्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी कमिटीज, उनकी मेंबर्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका DTAB यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। CDL सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, इसके बारे में भी पूछा जाता है। DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार शॉर्ट फॉर्म देके फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स में, MCQs में। शॉर्ट फॉर्म देके आपको शॉर्ट नोट लिखने को कहा जा सकता है। गवर्नमेंट एनालिस्ट के बारे में, ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, ड्रग इंस्पेक्टर्स, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं जो भी एक्ट और रूल्स लागू होते हैं। तो इन सारे मेंबर्स के बारे में, इन सारी कमिटीज के बारे में हमको पढ़ना है। ये था चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 में आता है आपका नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एंड रूल्स, है ना। नार्कोटिक ड्रग्स मतलब जिनसे एडिक्शन हो सकता है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें पढ़ने हैं, डेफिनेशंस पढ़नी है, कौन कौन सी अथॉरिटीज और कौन कौन से ऑफिसर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं वो पढ़ना है, क्या प्रोहिबिशन है, कंट्रोल रेगुलेशन पढ़ना है, क्या क्या ऑफेंसेस और पेनल्टीज हैं इस एक्ट और रूल्स के अंदर, वो भी हमको पढ़ना है। 5th चैप्टर आता है आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ठीक है, यानी कि इसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट भी कहा जाता है 1954। इसमें वो दवाइयाँ, वो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जो कि फेक होती हैं, है ना, जिसको झूठी तरीके से बनाया जाता है, उसके लिए ये वाला एक्ट है। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो और अच्छे से जान जाओगे। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखाई सकते, वो आपको पढ़ना है। कौन कौन सी क्लासेस हैं एडवर्टीजमेंट, एग्जेम्प्टेड एडवर्टीजमेंट की, मतलब जो चीज़ें आप नहीं दिखा सकते, और अगर आपने दिखाया तो क्या क्या ऑफेंस है, क्या पेनल्टी है, वो पढ़ना है हमको चैप्टर नंबर 5 में। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में एनिमल से रिलेटेड एक्ट हमको पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। मतलब आप एनिमल्स के साथ क्या नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, एनिमल्स पे सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, है ना, लेकिन धीरे धीरे करके एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करना क्या हो गया, बैन हो गया। आजकल मॉडल्स पे किया जाता है, ठीक है, जो हाइपोथेटिकल मॉडल्स होते हैं, PPTs होती हैं, ठीक है, उनके थ्रू किया जाता है। तो इसमें हमें पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, मतलब आप जानवर के साथ क्रूअल नहीं हो सकते, है ना, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसके लिए कमेटी होती है जिसको CPC कमेटी कहा जाता है, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, उसका ओवरव्यू पढ़ना है, ठीक है। IAEC के बारे में पढ़ना है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल एनिमल्स एथिक्स कमेटी, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एनिमल्स की कैसे ब्रीडिंग की जाती है, कैसे उनकी स्टॉकिंग की जाती है, वो पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट्स की परफॉर्मेंस पढ़नी है, ठीक है। ट्रांसफर एंड एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स फॉर एक्सपेरिमेंट, आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो एनिमल को किस तरह से उठाना है, किस तरह से हैंडल करना है, कैसे उसको ट्रांसफ़र करना है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप किसी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं एनिमल्स को यूज़ करते टाइम, ठीक है, और कौन कौन सी पावर्स हैं जिससे रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड हो सकता है, क्या क्या ऑफेंसेस, क्या पेनल्टीज हैं, ये भी आपको पढ़ना है। चाहे रैट हो, चाहे कोई और एनिमल हो, आप किसी भी एनिमल को विदाउट परमिशन, ठीक है, विदाउट ये सारी चीज़ें पढ़े उनको यूज़ नहीं कर सकते अपने एक्सपेरिमेंट्स में। चैप्टर नंबर 7 आता है आपका पॉइजन्स एक्ट 1919 के बारे में, ठीक है। इसमें आपको कोई भी पॉइजन है उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, पोजेशन, ठीक है, कैसे आप उसकी सेल कर सकते हो, कि कैसे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, किसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, उसको पढ़ना है डिटेल में। क्वेश्चन 8 आता है आपके फूड सेफ्टी से रिलेटेड, जिसको हम जानते हैं FSSAI के नाम से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट एंड रूल्स। इसका एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ना है, ठीक है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल, लेबलिंग जो होती है आपकी फूड सप्लीमेंट्स की, मतलब जो भी आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, उनका स्टोरेज कैसे करना है, सेल कैसे करना है, उनको क्या क्या लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या अगर आप लेबल नहीं करोगे तो आपका फूड सप्लीमेंट जो है रिजेक्ट हो सकता है, वो पढ़ना है। चैप्टर 9 आता है आपका नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में जानते हैं NPPA के नाम से। आप लोग सारे शॉर्ट फॉर्म अच्छे से याद रखना, क्योंकि कई बार ये वाले शॉर्ट फॉर्म ही आपको MCQs में पूछे जाते हैं, ठीक है। DPCO के बारे में पढ़ना है आपको, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो कि आया था 2013 में, ठीक है।
इसमें मेन आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन, सेल प्राइस पढ़ना है बल्क ड्रग्स का, रिटेल प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, फॉर्मुलेशंस का, जो भी आपके शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस हैं जो हम शेड्यूल में पढ़ेंगे उसका रिटेल प्राइस, सीलिंग प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 क्या है, और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ये आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 10 जो कि है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। क्या एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, क्या रजिस्ट्रेशन होता है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं फार्मासिस्ट के लिए, उसकी जॉब से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड। ठीक है, फार्मासिस्ट ओथ क्या होती है, ओथ मतलब प्रतिज्ञा, है ना, फार्मासिस्ट ओथ क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर 11 में आपको पढ़ना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स। इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कुछ सेलियंट फीचर्स पढ़ने हैं, कई बार ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ठीक है, आपको बोल देते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स, तो उसके बारे में जितना भी आपको पता हो आप उसमें लिख दो, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हमको नहीं पढ़नी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कुछ सेलियंट फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ही पढ़ने होते हैं। चैप्टर 12 आता है आपका रोल ऑफ ऑल द गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर बॉडीज, मतलब ये जितनी भी गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे कि आपका दिया हुआ है CDSCO, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ना है। IPC के बारे में पढ़ना है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, इन दो के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, कई बार CDSCO पे ही क्वेश्चन आता है, CDSCO बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। चैप्टर 13 में आता है आपका गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस, इट मीन्स आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ना है, लाइसेंसेस के बारे में पढ़ना है, रिन्यूअल्स के बारे में पढ़ना है, ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है कि कम्युनिटी फार्मेसी में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कौन कौन से लाइसेंस यूज़ होते हैं, उसको रिन्यूअल कैसे कराया जाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी में भी सेम चीज़ पढ़नी है आपको, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, होलसेल बिजनेस कैसे होता है, इंस्पेक्शन की क्या प्रोसीजर होते हैं, कोई भी ड्रग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन मेडिकल डिवाइसेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 13 यानी कि चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर 14 आता है आपका न्यू ड्रग डेवलपमेंट, कोई भी अगर न्यू ड्रग डेवलप हुई है तो उसके लिए पहले आपको BCS सिस्टम पता होना चाहिए। BCS सिस्टम मतलब होता है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है, 4 क्लासेस होती हैं ड्रग्स की, उनकी हाई सॉल्युबिलिटी और हाई परमिएबिलिटी के हिसाब से, तो आपको पहले BCS सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ANDA क्या होता है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा, शेड्यूल VI क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि ब्रांडेड ड्रग्स और जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ट्रेड नेम जो होता है वो क्या होता है, पेटेंट लॉ और IPR के बारे में आप पढ़ेंगे, IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर 15 ब्लड बैंक के बारे में, बेसिक रिक्वायरमेंट्स और फंक्शंस, इसमें से एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन ब्लड बैंक या फिर फंक्शंस ऑफ ब्लड बैंक। ठीक है, तो इतना जितना भी पढ़ना है, जितना भी आप पढ़ोगे वो शॉर्ट नोट में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 16 क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स, कौन कौन से एस्पेक्ट्स रिलेटेड हैं आपके फार्मेसी से, कौन कौन से एक्ट और रूल्स रिलेटेड हैं क्लिनिकली, वो आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 16 में। चैप्टर 17 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 17 में आपको पढ़ना है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में, जो कि आया है 2016 में। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, क्या एस्पेक्ट्स रिलेटेड हैं फार्मा मैन्युफैक्चर टू डिस्पोजल ऑफ फार्मा मेडिकल वेस्ट एट होम्स, फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल्स। इट मीन्स आपका जो भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है आपको उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे ख़त्म करना है, घर पे, फार्मेसी में, हॉस्पिटल्स में, ये आपको पढ़ना है मेनली इस यूनिट 17 चैप्टर 17 में। चैप्टर 18 में आपको पढ़ने हैं बायो एथिक्स, बायोएथिक्स के बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, हिस्ट्री प्रिंसिपल पढ़ना है, ICMR का ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ना है। ठीक है, नेशनल एथिकल गाइडलाइंस क्या है बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च के लिए, ठीक है, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करके ये पढ़ना है। बायोएथिक्स पे भी कई बार शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है।
चैप्टर नंबर 19 आता है इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 20 इंट्रोडक्शन टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है। ये जो छोटे छोटे से टॉपिक है इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 21 लास्ट चैप्टर आपके कोर्स का, मेडिकल डिवाइसेस। कौन कौन सी कैटेगरी है मेडिकल डिवाइसेस की, बेसिक एस्पेक्ट्स क्या है मैन्युफैक्चरिंग और सेल से रिलेटेड, ये पढ़ना है। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन सिलेबस बहुत इजी है। आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करोगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। और बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारी जो उदित फार्मेसी की ऐप है उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्ले स्टोर में जाना, उदित फार्मेसी ऐप को टाइप करना, ऐप इंस्टॉल करना, सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। जो भी आपका कोर्स हो आप अपना मनपसंद कोर्स खरीद लेना। आपको पीडीएफ पीपीटी हर एक चीज़ मिलेगी, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलेंगी, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको जो भी कोर्स पसंद का हो वो खरीद सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।